हुए हैं, हम दिखाएंगे आईना सच का। आप सब देख रहे हैं गौतम राड़े सागर के साथ आईना सच का। कौन है जिम्मेदार मजदूरों के दयनीय हालत का? क्यों सैकड़ों हजारों किलोमीटर की दूरी पर वह पैदल चल पूरी करना चाहते हैं अपनी मंजिल? क्या उन्हें सरकार पर भरोसा नहीं रहा, या सरकारी दावों व जमीनी हकीकत में जमीन और आसमान का अंतर है? याद करें उन दावों को जिसे प्रधान सेवक ने 24 मार्च को किया था। कितने विश्वास के साथ उन्होंने दावा किया था कि महाभारत को 18 दिन में जीता गया था, लेकिन कोरोना को हम 21 दिन में अवश्य परास्त कर लेंगे। क्या हुआ? अन्य दावों के साथ अनुवादों जैसे किए जाते थे, उसी तरह खोखला साबित हुआ। भरभरा करके गिर गई दीवारें। और जिस लॉकडाउन को अब क्या करने की जरूरत है, जब सब कुछ भरभरा करके गिर गया। पुनः शुरू हुआ प्रलाप 19 दिन का और कठोर लॉकडाउन का। मजदूर जो रोज कुआं खोदते और पानी पीते थे, लॉकडाउन ने उनके कुएं को भी सुखा करके रख दिया। कौन लेगा इनकी जिम्मेदारी? कौन है जिम्मेदार मजदूरों की इस दयनीय स्थिति का? कौन देखेगा? क्या मजदूर देशवासियों के टैक्स के पैसे से भोजन करते हैं? उनका राशन जो देश के टैक्स देने वाले लोग हैं, उनसे उनका भोजन आता है। देखा जाए तो उनका भोजन उन टैक्स से नहीं आता, उनका भोजन आता है खून, उनके पसीने की कमाई से। उनका भोजन आता है जब वो खून जलाते हैं, श्रम करते हैं, उस श्रम से उनका भोजन आता है। और वो पेट भरते हैं सूखी रोटी से, तेल से, नून से। उनके यहाँ दुनिया में जो प्रसिद्ध व्यंजन है, वो प्रसिद्ध व्यंजन उनका भोजन नहीं बनते हैं, उनका पेट नहीं भरते हैं। उनका पेट तो सूखी रोटी भरती है, उनका पेट तो नून भरता है, उनका पेट तो बस सरसों का हल्का सा तेल भर देता है। वो ये नहीं ग्रहण करते, वो खूबसूरत और स्वादिष्ट व्यंजन नहीं ग्रहण करते, सूखी रोटी से ही अपना काम चलाते हैं। सरकार की फाइलें बड़ी खूबसूरत लगती होंगी, उनका मौसम सुहाना लगता होगा, उसमें कह दिया गया होगा कि जितने भी मजदूर जहां फंसे हैं उनको अजान बांट दिया गया है। लेकिन जमीनी हकीकत है कि एक दाना भी उनके घर में नहीं पहुंचा, उनके पास नहीं पहुंचा। भूखे मरने के लिए वो मजबूर हैं, सूखे सोने के लिए मजबूर हैं। अपने बच्चों के साथ, अपनी पत्नी के साथ, अपनी माँ के याद में तड़प रहे हैं। ऐसे भूखे सोने के लिए, ऐसे प्यासे सोने के लिए मजदूरों को मजबूर किसने किया है? कब तक वो भरोसा करेंगे? कब तक भरोसा करेंगे झांसों के शहंशाह के बातों पर? जिस तरह के झांसों के शहंशाह रोज नई नई चीजें बताते रहते हैं, कब तक लोग भरोसा करेंगे उनके? क्योंकि उनके झांसों के शहंशाह की जो भुरभुरी मिट्टी थी, जो मजदूर के ख्वाबों से ख्वाब दिखाने का काम कर रहे थे, उस ख्वाब का जो महल तैयार किया था, आलीशान महल तैयार किया था, लेकिन वो आलीशान महल हवा में तैयार किया गया था, भुरभुरी मिट्टी से तैयार किया गया था। दरक गया सारी, और सारी की सारी मिट्टी धस गई, और आज एक एक ईंट उसकी बिखर गई है। क्या सरकारें अपने उत्तरदायित्व के प्रति कभी जिम्मेदार होंगी? कभी अकाउंटेबिलिटी फिक्स करेंगी? कभी ये बताएंगी कि हाँ जी, जो जिम्मेदारी हमने ली थी मजदूरों की सुरक्षा के लिए, मजदूरों के भोजन के लिए, मजदूरों को रोड पेट भरने के लिए, मजदूरों को पानी पिलाने के लिए, उसकी जिम्मेदारी लेंगी? क्या हुआ? आइए इसी पे हम विचार करते हैं और सरकार को ये भी बताते हैं कि जब आप दावे कर रहे थे, कोरी कल्पनाएं कर रहे थे, पूरे देश को विश्वास दिला रहे थे कि हम उनको अनाज देंगे, हम उनको दाना देंगे, खाने की व्यवस्था करेंगे, तब खाने की व्यवस्था आप नहीं कर रहे थे। आज हम इसी पे विचार करने के लिए आपके सामने, दुनिया के सामने उपस्थित हुए हैं। खाने का विचार कौन कर रहा था? हमारे बीच में जो आज अतिथि हैं पीसी कुरेल साहब, जब आप दावे करके लिहाफ ओढ़ करके सोए थे, बर्फ की सिल्ली के नीचे दबे पड़े थे, तब भूखे नंगों को जिस भोजन की आपने गारंटी दी थी, उस भोजन की अगर कोई व्यवस्था करा रहा था
तो उस भोजन की व्यवस्था पीसी कुरेल साहब करा रहे थे, पीसी कुरेल के दोस्त करा रहे थे। ये समझते थे कि दर्द क्या होता है, ये समझते हैं कि जब गरीब भूखा रहता है, मजदूर भूखा रहता है तो उसका दर्द क्या होता है, भूखे पेट सोता है तो उसका दर्द क्या होता है, उसके बच्चे भूखे सोते हैं तो उसका दर्द क्या होता है। आज करीब 59 दिन होने का आ गए, 59 दिन में अगर किसी ने अनाज बांटने का काम किया है, किसी ने पानी बांटने का काम किया है, किसी ने पूरा अन्न बांटने का काम किया है, उनके पेट भरने का काम किया है, तो साथियों के साथ ये काम पीसी कुरेल साहब ने किया है। ऐसे साथी, ऐसे लोग समाज सेवी हैं, ऐसी समाज सेवा की जाती है। एक अनुपम उदाहरण प्रस्तुत किया है, एक अद्वितीय उदाहरण प्रस्तुत किया है, ये बता दिया है कोरे वादे नहीं किए जाते, झूठे वादे नहीं किए जाते। जो चीज धरातल पे न उतर पाए, मजदूरों को ख्वाब नहीं दिखाए जाते, मजदूरों को सपने नहीं दिखाए जाते, और खास तौर से मजदूरों के भूख के सपने नहीं दिखाए जा सकते। इसलिए आप जो वादे करते हो, वादे करके चले जाते हो, पेट हम भरते हैं। ऐसे अतिथि के रूप में हमारे सामने पीसी कुरेल साहब आज इस कार्यक्रम में उपस्थित है। पीसी कुरेल साहब, आपका वॉइस ऑफ मानवता बहुत बहुत स्वागत करता है, खैर मकदम करता है, इस्तकबाल करता है। आज वॉइस ऑफ मानवता के कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दूसरे हमारी अतिथि श्रीमती नीतू कनौजिया जी हैं, समाज सेवा में अग्रणी भूमिका निभाती हैं। जितना जितना प्रकृति ने या इनके परिवार ने मेहनत करके कमाया है, जितना अपना ये पेट भरते हैं, इन्होंने तय किया कि लोगों का पेट भरने के लिए, क्योंकि हम आधा पेट भी खाएंगे तो जीवित रह सकते हैं, लेकिन जो कुछ लोग जो बिल्कुल नहीं खा पाएंगे वो जीवित नहीं रह पाएंगे। जिन लोगों ने अपने खाने में से बांटने का काम किया, वो गरीब लोगों को, मजदूर लोगों का पेट भरने का काम किया। ऐसी समाज सेवी नीतू कनौजिया जी भी हमारे बीच में उपस्थित है। आपका वॉइस ऑफ मानवता बहुत स्वागत करता है नीतू कनौजिया जी। सबसे पहला प्रश्न हम लेकर के आएंगे पीसी कुरेल साहब से। कुरेल साहब, जो काम आपने इस दरमियान किया है, लॉकडाउन के दरमियान, निसंदेह वो इंसानियत का बेहतरीन नमूना है। जो प्रस्तुत किया है आपने, किस तरह से दया दिखाई जाती है, किस तरह से करुणा दिखाई जाती है। जब भूखों का पेट आपने भरा, वो जो अनुभव आपको हुई, वॉइस ऑफ मानवता आपके अनुभव को शेयर करना चाहता है कि जो अनुभूत आपको मिली, भूखों का पेट भर के, भूखों को भोजन दे करके, गरीबों का पेट भर के, छोटे छोटे बच्चों का पेट भर के जो अनुभूत आपको मिली, आज वॉइस ऑफ मानवता उस अनुभूत को शेयर करना चाहता है, आपसे उस अनुभूत को जानना चाहता है। पीसी कुरेल साहब। साथियों, सभी को जय भीम। और जो आज स्थिति जो है देश की, तो ये तो व्यवस्था का खेल है। मैं किसी पार्टी और उसको नेताओं को दोष ना देकर, इस देश में जो व्यवस्था चल रही है, जो व्यवस्था पूरे देश में हर स्तर पर व्याप्त हो गई है, उसका खेल है। इसलिए ये खराबी है। और हमने जो काम किया है तो हम किसी पर एहसान नहीं किया है, क्योंकि हम इस समाज के हम हिस्सा हैं और हमें ये काम करना चाहिए था, ये मैं महसूस करता हूँ, इसलिए काम किया। लेकिन वो काम पूरा नहीं कर पाया, मैं संतुष्ट नहीं हूँ। आज जो हमने लखनऊ टीम के साथ खड़े होकर, राष्ट्रीय भागीदारी आंदोलन के साथ हमने जो काम किया है, करीब 100 कुंटल के आसपास हमने व्यवस्था की थी, और वो काम हमने कर पाए हैं। और जिसमें पानी की भी व्यवस्था थी, तो काफ़ी लोगों ने पानी की भी व्यवस्था कराया, उन्होंने सहयोग किया है। तो इस तरह से जो काम किया है, तो लेकिन सरकार अगर मुझे काम करने देती, तो भाई जो लखनऊ में जो स्थितियां बहुत नाजुक हुई हैं, इतना तमाम लोगों के काम करने के बावजूद भी, क्योंकि समाज में जो सोशल सेक्टर में जो काम कर रहे थे, तो हमारे तमाम बहन भाई और तमाम लोग अपने अपने स्तर से काम कर रहे थे, उनको सही तरीके से काम करने नहीं दिया गया है। क्योंकि ये व्यवस्था ऐसी है कि उस देश में जो है वर्ण व्यवस्था या मनवाद का संविधान लाना चाहते हैं, जिसके कारण से इस देश में खराबियां पैदा हो रही हैं और ये पैदा होती रहेंगी। क्योंकि जब तक इस देश के समानता वाले लोग, जो इस देश में भाईचारा चाहते हैं, वो लोग एक साथ अगर खड़े नहीं होंगे, तो ये जो विकृत मानसिकता के लोग हैं,
जो इस देश में भ्रष्टाचार चाहते हैं, जो लोगों को दमन चाहते हैं, वो इस देश में हावी रहेंगे, वो काम करते रहेंगे, वो ना काम करेंगे ना किसी को करने देंगे। अभी उन्नाव में जो देखी गई घटना, तमाम जो बाहर से लोग किसी तरह से आए, उनको लोगों को भेजना चाहिए था। जैसा कि अभी ने जो आप पहले बताया, तो वो बात सही है कि लोग जो सुविधा देने की बात सरकार ने कही थी कि मैं उनको 3 महीने का लॉकडाउन रहेगा तो 3 महीने के लिए हम व्यवस्था करेंगे और उनको राशन की और किसी बात का उनको जरूरी सामानों की दिक्कत नहीं होगी। लेकिन उनको ना तो राशन दिया, भोजन दिया, ना उनको रहने का स्थान दिया। सोशल डिस्टेंसिंग केवल एडवर्टाइज करते रहे। आज चाहे बॉम्बे का ले लें, चाहे भी किसी दिल्ली का ले लें, कहीं भी ले लें, जो लोग भागे हैं वहां से मजबूर होकर, जब उनको रोटी नहीं मिल रही है, जब उनको खाना नहीं मिल रहा है, जहां वो 20-20 लोग एक एक कमरे में रहते थे, तो सोशल डिस्टेंस कैसे करें? और उनको ना तो उनको घर भेजने की कोई व्यवस्था की गई, तो किसी तरह से अपने लोगों से कर्ज लेके या किसी तरह से जो आए, या जिन लोगों ने सहयोग किया, जिन लोगों ने भेजने का काम किया, तो वो जो है अपने अपने स्टेट को नाम लगाकर वहां बैन कर दिया और उनको आगे नहीं बढ़ने दिया। इसलिए बड़ी तकलीफों के बाद में व्यवस्था हुई, कई कई दिन तक परेशान रहे। उन पर लाठी चार्ज जो हुआ, ये जो व्यवस्था हुई है कि पुलिस ने भी वो सही अपना रोल नहीं निभाया है क्या, और वो लोगों पर बहुत एक तरह का दमन का कार्य किया है। ऐसा देश में लगता है कि इस देश में फिर से वो पुरानी व्यवस्था लाना चाहते हैं। जब आप तो राणा साहब अच्छी तरीके से जानते हैं और काफी आप संविधान को अच्छी तरीके से जानते हैं और इसमें विशेषज्ञ के रूप में है, क्योंकि हमारे समाज में जानकार लोग कम हैं। और जानकारी आपको है कि जो इस देश में व्यवस्था की गई थी कि पीछे झाड़ू आगे बढ़िया का जो पेशवाओं राज्य से शुरू हुआ था, वो आज फिर से दिखाई दे रहा है कि फिर से लाने की व्यवस्था कर रहे हैं। आज एनआरसी का जो लाए मुद्दा, जो आज इस तरह के जो तमाम तरह के जो मुद्दे ला रहे हैं, तो और जो तमाम घोषणाएं कर रहे हैं, ये वोट लेने के लिए घोषणाएं कर रहे हैं, सरकार बनाने के लिए घोषणाएं कर रहे हैं, लेकिन उनका सही तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हैं। और हम दावे के साथ कह सकते हैं, अगर सोशल सेक्टर वालों को ही साथ में ले लें, अगर ये हम लोगों को साथ में लिए होते, हमारे जैसे तमाम लोग हैं जो काम करने वाले समाज का, तो जो तमाम अव्यवस्था हुई, ये अव्यवस्था ना होती और लोगों को सही तरीके से जो कोरोना का जो डर दिखाया गया था, तो कोरोना भी जो है वायरस भी खत्म होता। इस देश में जो कोरोना के नाम पर जो तमाम तरह के वायरस पैदा किए गए हैं, एक तो सबसे बड़ा तो का वायरस पैदा किया गया है, ये पैदा ना होते। ये मेरी बात है और ये इसलिए ये हम लोग ये बड़ी संतुष्ट नहीं खूबसूरत, है ये इस बड़ी सरकार से, खूबसूरत, खासतौर से। ये बड़ी खूबसूरत आप बात कही आप है। पीसी कुरेल साहब ने बड़ी ही बेहतरीन तरीके से बात की है कि इन्होंने ये कहा कि 100 कुंटल हमने अनाज बांटा, और सरकार अगर हमें आजादी देती, स्वतंत्रता से काम करने देती, तो ये तय था कि लखनऊ का कोई भी गरीब व्यक्ति, कोई भी भिखारी व्यक्ति, कोई भी मजदूर भूखे नहीं सो सकता था। लेकिन सरकार ने काम नहीं करने दिया। इसका मतलब ये है कि सरकार किसी भी कीमत पे नहीं, तो जो जो लोग चैरिटी करना चाहते थे, जो लोग अपना पैसा लगा करके, अपना अनाज खरीद करके और अपना समय खर्च करके लोगों में बांट रहे थे, उन लोगों को भी विधिवत काम नहीं करने दिया गया। इससे ज्यादा बर्बरियत और क्या किसी सरकार की हो सकती है? इस बात पे फिर हम आएंगे कुरिल साहब के पास। हमारे बीच में नीति कनौजिया जी ने हैं, इन्होंने भी काफी बढ़ चढ़ के काम किया है। महिलाओं को लेकर के जिस तरह से इन्होंने काम किया, और जिस तरह से एक जिजीविसा इन्होंने दिखाई, जिस तरह से जीवटपन इन्होंने दिखाया, और ये कहा कि ठीक है, अगर कोरोना हमारे देश में आया है, कोरोना इसी तरह रहेगा, तो कोरोना से लड़ने की आदत हम डाल लेते हैं। कब तक डरेंगे? किसी से कब तक डरेंगे? लड़ने की आदत डाल लें। ये लड़ने का जो जज्बा इन्होंने पैदा किया उन्नाव में, इस मामले में, इनके जज्बे के मामले में, इनके अनुभव के मामले में, वाई साहब मानवता आपका अनुभव शेयर करना चाहेगा, आपका अनुभव जानना चाहेगा नीतू कनौजिया जी। नीतू कनौजिया जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। आवा
मैं आप आपकी सभी लोग आवाज नहीं आ रही। जी आइए अब जी जी, आ रही। हाँ हाँ, बिल्कुल शुरू हुई। बिल्कुल। सभी लोगों का ध्यान केंद्रित करवाना चाहती हूँ अपने प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी की बातों पर, कि वो जब आते हैं तो इतना अच्छा भाषण देते हैं, इतनी अच्छी बातें वो करते हैं कि सारी दुनिया उनकी बहुत तारीफ करती है। इससे पहले जब महामारी के पहले उन्होंने अपने भाषण में कहा था कि मैं हर एक जो व्यक्ति हवाई चप्पल पहनता है उसको मैं हवाई जहाज में देखना चाहता हूँ। आज जो नंगे पैर चल रहे हैं सड़कों पर, उनको देखने वाला कोई नहीं है। इस चैनल के माध्यम से मैं उन तक अपनी बात पहुंचाना चाहूंगी कि आप कहते थे कि हवाई चप्पल पहनने वाले को मैं हवाई जहाज में बैठाना चाहूंगा। आज मौका है आपके पास, आप आइए और उनको हवाई जहाज में बिठा के लाइए। अगर आप ये कर सकते हैं तो आपका स्वागत है, अगर नहीं कर सकते हैं तो इतना बढ़ चढ़कर इतनी बड़ी बातें बोलने की कोई आवश्यकता नहीं है। आज मजदूरों की जो हालत हो रही है वो ना हमसे देखी जा रही है। जिसके अंदर मानवता होगी वो देख ही नहीं पाएगा। कभी कभी तो रात में सो भी नहीं पाती हूँ, इतनी तकलीफ होती है उनकी बातों को, उनकी जो दुर्दशा हो रही है उसको देखकर बहुत तकलीफ होती है। लेकिन अब क्या कहा जाए, हम लोग इस विषय पे अपने आप को इतना असहाय महसूस करते हैं कि कुछ नहीं कर सकते हैं। बस सरकार से यही अपील करना चाहेंगे कि आप आइए, सामने आइए, लोगों की दुख दर्द समस्याओं को सुनिए। अगर आप नहीं कर सकते हैं तो अन्य पार्टियों का आप सहयोग लीजिए, आप उनसे कहिए जो वो कर रहे हैं कम उनको तो करने दीजिए। आप उनको करने दे रहे हैं ना खुद कर रहे हैं। जो गरीब मजदूर है वो बेचारे मर रहे हैं, महिलाएं सड़कों पर क्या उनकी दुर्दशा हो रही है, प्रेग्नेंट महिलाएं सड़कों पर डिलीवरी उनकी हो रही है। ये कहाँ तक उचित है? ये हम किस समाज की ओर बढ़ रहे हैं? ना ही शिक्षा मिल पाती है, सबको सस्ता चाहिए तो शिक्षा क्यों नहीं? जब पेट भरने के लिए अनाज जरूरी है तो समाज को आगे बढ़ाने के लिए शिक्षा भी बहुत जरूरी है, तो शिक्षा को क्यों नहीं सस्ता किया जाता है? इतना ये मजबूर हो जाता ये बहुत ये बहुत सही प्रश्न उठाया नीतू जी आपने। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर बार बार इस बात को कहते थे कि शिक्षा शेरनी का दूध है, जो भी पिएगा दहाड़ेगा। इसीलिए तो शिक्षा से वंचित रखने की कोशिश की जा रही है। और एक बात जो कुरील साहब आप कह रहे थे कि कितना विचित्र स्थिति है कि पैसा अपना लगा करके कुरील साहब अपनी टीम के साथ जब लोगों को अनाज देने जा रहे हैं, उस समय भी सरकार इनको रोड़ा अटका रही है कि आप अनाज नहीं बांट सकते, आप खाना नहीं बांट सकते, सरकार खाना नहीं दे सकती, कोई बात नहीं। लेकिन पूसी कुरील अगर अपना खाना लेकर के जाए, अपना अनाज लेकर के जाए, वो भी बांटने नहीं दिया जा रहा है। तो कुरील साहब आप बताइए, एक जो नीति है कि जब भी कोई योग्य व्यक्ति सत्ता पर बैठता है, सत्ता के शीर्ष पे बैठता है, तो उसके लिए गए सारे के सारे निर्णय अयोग्यता की परिधि में आते हैं। अगर ये कहा जाए कि जब अयोग्य व्यक्ति सिर्फ सत्ता के शीर्ष पे होता है तो उसके सारे के सारे तीमारदार, सारी की सारी सारे के सारे उसके तामझाम सब अयोग्य लोगों के हाथ में है। तो ये सत्ता क्या अयोग्य लोगों के हाथ में है, जो सही से निर्णय नहीं ले पाती है, रणनीति नहीं बना पाती है, ऐसे अयोग्य लोगों के हाथ में है। क्या आप मानते हैं कि ये सत्ता अयोग्य लोगों के हाथ में है? ये आपकी पूरी तरीके से बात सही है। वर्तमान समय में अयोग्य लोगों के ही हाथ में सत्ता है। देखिए, अयोग्य कई तरह से लोग मानते हैं। जब हम तो इस बात को मानते हैं, जब वो आदमी को आदमी नहीं समझ पाते हैं, जब आदमी में आदमी भेदभाव रखे हैं, तो ऊंच नीच का भेदभाव जब रख कर चलेंगे, जब ईर्ष्या और द्वेष उनके पास रहेगा, तो वो सभी अयोग्य होते हैं। और ये अयोग्यता उनमें है और रहेगी जब तक इस देश में जो समानता वाले लोग हैं, जो योग्य लोग हैं, वो अगर संगठित नहीं होंगे तो इनकी अयोग्यता हमेशा रहेगी। और जब ये आपको योग्य नहीं समझेंगे, क्योंकि इनकी धारा विकृतियों पर आधारित है, ये विकृतियों के आधार पर काम करते चले आ रहे हैं। ये आपको मनुष्य ही का स्थान नहीं दिया है, आपको मनुष्य ही नहीं मानते हैं। इसलिए जो है, इस देश के तमाम जो समानतावादी हैं, इनके तमाम बुराइयों के बाद हम दोषी, खास तौर से अंबेडकर जो वादी बनते हैं, जो बुद्धिज्म के लोग हैं, इनको सबसे बड़ा मैं दोषी मानता हूं कि आपने जो है कभी भी उस बाबा साहब के उन सिद्धांतों का पालन नहीं किया है, उसके आधार पर चले ही नहीं है, जिसके कारण से आज जिन्हें सरकार में नहीं होना चाहिए था,
जिस व्यवस्था को इस देश में खारिज होना चाहिए था, खत्म होना चाहिए था, वो व्यवस्था फिर से आ गई है और इस देश में, पूरे देश में हर स्तर पर वो विकृतियों के आधार बन गया है। चाहे वो न्यायालय हो, चाहे प्रशासन हो, चाहे कल कारखाने हो, चाहे सामाजिक समरसता की बात है, न्याय की बात है, वो हर स्तर पर जो है वो विकृतियां फैल गई हैं। इसलिए मैं सबसे पहले अम्बेडकरवादियों से और बुद्धिज्म के लोगों से ये कहना चाहता हूं कि आप लोग एक साथ खड़े हुए समानता के आधार पर, जिस दिन आप सरकार भले उनकी हो, लेकिन आपका अगर समूह बनेगा, आपके अगर एकता बनेगी, तो वो लोग ठीक काम करने लगेंगे। जैसे पीछे हमने देखा है, जब आपकी धारा बढ़ी थी, ठीक है, धारा वो बिगड़ गई, वो अलग चीज है, लेकिन तब वो आपको इतना सम्मान देते थे कि आपके पैर छूते थे, आपसे बैठते थे और आपकी हर बात को स्वीकार करते थे। तो इस बात को इस देश के अम्बेडकरवादियों और बुद्धिज्म के लोगों को समझ लेना चाहिए। ये अगर ठीक हो जाए तो इस देश में तमाम जो धर्म के लोग हैं, ये अपने आप से सही रास्ता पकड़ लेंगे, क्योंकि बाबा साहब का जो संघर्ष का जो फायदा आपने लिया है, उस फायदे का ध्यान में रखते हुए इस देश के तमाम वंचितों को फायदा दिलाने का काम करें, उसके लिए संघर्ष करें, और तो फिर सभी व्यवस्था ठीक हो जाएगी। ये मेरा कहना। देखिए, ये बड़ा खूबसूरत संदेश पीसी कुरीर साहब ने दिया है कि अगर आप संविधान के आधार पे, निर्धारित मान्यताओं के आधार पे, जो संविधान में ये कहा गया है कि उसके प्रेम्बल्स में लिखा गया है कि सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक न्याय लोगों को मिलना चाहिए, वो सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक न्याय यहाँ नहीं मिल पा रहा है। अगर ये कहा जाए कि न्याय के लिए आपको लड़ना पड़ता है, आपको नैतिकता दिखानी पड़ती है, अगर ये स्थिति कहीं ये बनी है, ये बुरी स्थिति बनी है, तो ये भी तय है कि आपकी नैतिकता में कहीं ना कहीं खोट आया है। इस देश में 4 यम की लड़ाई है, मनी, माफिया और मीडिया। न आपके पास मनी है, न आपके पास मीडिया है, न आपके पास माफिया है, आपके पास ले दे करके मॉरलिटी है। और जब तक आपकी जीवित रहेगी, कोई भी मनी, कोई भी माफिया, कोई भी मीडिया आपको परास्त नहीं कर सकता। जिस दिन आप अनैतिक होने लगेंगे, उसी दिन मनी, माफिया और मीडिया आपको परास्त कर देगा। लेकिन आज भी ऐसे जीवट के लोग हैं जिन्होंने ये तय कर रखा है कि उन्हें परास्त करना इतना आसान नहीं है, और उन्होंने मान लिया है, अपने से तय कर लिया है कि रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चल के समंदर भी आएगा, थक के ना बैठ तू मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। इसी बात को आगे बढ़ाते हुए नीति कनौजिया जी से भी हम ये चाहेंगे कि जब आप बार बार कहती हैं कि शिक्षा शिक्षा शिक्षा, तो आप जरा अपनी तैयारी बताएं कि शिक्षा के दृष्टिकोण से आप जिस तरह से महिलाओं को शिक्षित करने में लगी हैं और काफी काम कर रही हैं, हो सकता है 2022 में आपके इसी जोश की वजह से, आपके इसी काम की वजह से हम शायद आपको विधानसभा में भी देख पाए। तो जरा आप समझाने की कोशिश करें, शिक्षित करने का जो आपने तरीका अपनाया है, कैसा तरीका अपनाया है। वॉइस ऑफ मानवता आपसे वो शेयर करना चाहेगा, और ये मजदूरों के दुख को कैसे दूर किया जा सकता है, ये भी वॉइस मानवता आपसे समझना चाहेगा। नीतू कनौजिया जी। सबसे पहले तो मैं कहना चाहूंगी कि जो सरकार का ये निर्णय है शराब का, जो उन्होंने शराब के ठेके खुलवा दिए हैं, सरकार खुद नहीं चाहती है कि मजदूर आगे बढ़े, गरीब परिवार आगे बढ़े, गरीब अपने लिए कुछ करे। क्योंकि जो दिन भर मजदूर कमाता है, 100, 200, 300 जो भी कमाता है, वो 100 रुपए तो वो जाके ठेके पे रख के आता है। जब वो 100 रुपए ठेके पे रख देता है ना, वो अपने परिवार की जिम्मेदारी समझता है। उसको तो सिर्फ दिखाई पड़ता है कि मुझे काम करने के बाद मुझे पीना है। वो घर परिवार, बच्चों की शिक्षा, पढ़ाई कुछ नहीं देखता है। तो हमारी सरकार से अपील है कि अगर ये आप शराब बंद कर दें तो हमारा देश काफी तरक्की करेगा। इस लॉकडाउन के उसमें मैं समझ चुकी हूँ कि सरकार शराब नहीं बंद कर सकती है, क्योंकि उसमें उसका फायदा होता है। और देशों में भी तो शराब बंद है, जैसे गुजरात है, बिहार है, यहाँ शराब बंद है। तो क्या यहाँ की अर्थव्यवस्था कैसे चलती है?
तो उत्तर प्रदेश में ही क्यों? यहाँ भी शराब बंद करके आप देखिए, अर्थव्यवस्था के और भी तरीके हैं, और भी आप नए नए कारखाने लगाइए, हर चीज करिए, तो शराब क्यों जरूरी है? लोगों के घर बर्बाद होते हैं, जिंदगियां बर्बाद होती हैं। महिलाओं से पूछिए आप, पुरुष को किसी को नहीं पता होगा कि शराब का दर्द क्या होता है। ये एक महिला ही बता सकती है कि शराब की वजह से उसको कितनी दिक्कत होती है, क्या क्या झेलना पड़ता है, कितनी गाली गलौज घर में होती है, बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं। सरकार को पता नहीं क्यों नहीं दिखता नीतू है ये सब। नीतू नीतू जी, आपने ये प्रश्न किया कि महिलाओं से पूछिए कि शराब पीने वाले शराबी पतियों को झेलना कितना मुश्किल होता है। तो हम आपसे जी जानना चाहते हैं, जिनके पास पत्नियां नहीं हैं, उन्हें ये जी दर्द कैसे पता होगा कि उनकी पत्नियां क्या क्या दर्द झेलती होंगी। जी, सही कहा, बिल्कुल सही कहा आपने, लेकिन उनको समझना तो चाहिए। वो हमारे घर के मुखिया हैं, हमारे देश के मुखिया हैं। अगर वो नहीं समझेंगे, जिसके अंदर मानवता नहीं होगी, लोगों की समझ नहीं होगी, वो देश क्या चला पाएगा? जी जी जी, मैं फिर लौट के आता हूँ नीतू जी। कुरिल साहब, एक प्रश्न हम आपसे ले लेते हैं। प्रश्न ये है कि क्या सरकार ने जो आबकारी नीति बनाई है, और खास तौर से जो मोहल्ले ऐसे हैं जिनको हम स्लम एरिया कहते हैं, झोपड़पट्टी वाला कहते हैं, या आय में कमजोर लोग रहते हैं, वहीं ज्यादातर शराब के ठेके खोले जाते हैं। सरकार क्या चाहती है कि ऐसे लोगों को शराबी बना करके उनको कुछ सोचने समझने की क्षमता उनमें न रहने दिया जाए? इस रणनीति के तहत सरकार वहां ठेके खोलती है। अगर दूसरे तरीके से कहा जाए कि सरकार ने क्या ये मान लिया है कि शराब की दुकानें जो खोली जाती है, जो आबकारी नीति अपनाई जा रही है, वो लोगों को बर्बाद करने के लिए अपनाए जा रहे हैं, इसलिए बर्बाद किया जाए कि ताकि ताकि वो किसी भी कीमत पे संविधान में निर्धारित अपने अधिकारों के प्रति, अपने अधिकार जो दिए गए हैं, मूलभूत अधिकार, फंडामेंटल राइट्स, उसकी मांग न कर सके। उस मांग को दबाने के लिए सरकार ने ये शराब के ठेके खोले हैं क्या, कुरीर साहब? हाँ, बिल्कुल राणा साहब, आपने सही बात कह रहे हैं कि जो दारू के ठेके हैं, तो हम ये तो नहीं कहेंगे इसलिए खोले हैं, लेकिन इनका उपयोग इसलिए किया जा रहा है, और खास तौर से इस सरकार में, क्योंकि हम अगर पिछले कार्यों से इनका हम आकलन करते हैं, तो जैसे इन्होंने जब सरकार के पहले सबका साथ सबके विकास की बात कहे, इसके बाद उनको 15-15 लाख रुपए खाते में डालने की बात कहे, इसके बाद फिर नोटबंदी का कहा, फिर ये 2 करोड़ हर वर्ष रोजगार देने की बात कही, तो ये तमाम तरह जीएसटी लाए, इस तरह तमाम जो घोषणाएं करते रहे। इसके बाद नागरिकता की बात लाए। तो ये तमाम इनके जो घोषणाएं हैं, जो इनके कार्य हैं, वो समाज से निगेटिव जाती रही। समाज के लिए उन्होंने कोई घोषणा का पालन नहीं किया, और आज भी जो घोषणा कर रहे हैं कि नहीं हम उनको कार्य देंगे और हम स्टेट से बाहर नहीं जाने देंगे, स्टेट में और जिले में जो है उनको हम रोजगार देने का काम करेंगे, और उनको हर व्यवस्था उनके लाएंगे जिसका विकास कराएंगे। दूसरी बात, जो दारू का सिलसिला चलता रहा और जो दारू इतने दिन बंद रहे तो कुछ मामला ठीक रहा, लेकिन जैसे इन्होंने खोला है तो उसमें कोई परमिशन की बात नहीं रही, कोई उसमें बात, और ठेके के पास लाइन लग गई। मेरे घर के सामने जो है करीब 200 मीटर की दूरी पर एक ठेका है। इतने परेशानी होती है हम लोगों को, बार बार यहाँ के लोग चाहते हैं कि बंद हो, लेकिन उस पर बंद नहीं होती है, क्योंकि दारू से उन्हें फायदा हो रहा है। दारू से जो समाज का नुकसान हो रहा है ये उनका फायदा है, क्योंकि उनका जो वो चाहते हैं व्यवस्था इस देश की, तो खास तौर से इस देश में जब बेरोजगारी होगी, जब अशिक्षा होगी, जब पूंजीपाती व्यवस्था होगी, तभी उनकी व्यवस्था चल सकती है। इसलिए वो ये काम पूरी तरह लाना चाहते हैं। इसलिए दारू से तो स्थिति जो खराब हो रही है, उनको तो ये बात और अच्छी लग रही है, इसलिए ज्यादा प्रोत्साहन दे रहे हैं दारू के लिए। दूसरी बात है, इसी तरह के तमाम पॉलिसियां वो ला रहे हैं कि लोगों को जो है वो अशिक्षित रहें, वो जो है रोजगार से दूर रहें। आज जो है केवल घोषणाएं करते हैं। अगर ये चाहे, आज भी मैं दावा करता हूं, अगर ये
सिविल सोसाइटियों को अगर साथ ले ले, अगर ये जो काम नहीं कर पा रहे हैं तो आज भी सरकार अगर चाहे तो ये जो है केवल 2 महीने के अंदर अंदर पूरी व्यवस्था इस प्रदेश की ठीक हो सकती है। ये मैं दावे के साथ कहता हूं, कोई इसमें गड़बड़ नहीं होगा, सबको रोजगार मिलने के भी संसाधन तैयार हो सकते हैं। जितना ये घोषणा कर रहे हैं 20,000 करोड़ का जो मामला किया है, अगर ये जो है उत्तर प्रदेश में जो है 20,000 करोड़ दे दें या 10,000 करोड़ दे दें तो फिर जो है इस देश में हर व्यक्ति रोजगार युक्त हो सकता है। क्योंकि जो सिस्टम है, जो बाबा साहब ने प्रतिनिधित्व का जो आधार रखा था, अगर वो प्रतिनिधित्व का आधार इस देश में लागू कर दिया जाए तो हर व्यक्ति जो रोजगार युक्त हो सकता है, उसमें कोई भी बेरोजगार नहीं हो सकता है। उसमें केवल किसी जाति और धर्म के आधार पर नहीं, लेकिन सरकार ये काम नहीं करना चाह रही है। इसलिए तमाम आपने देखा होगा इतने दिन का जो मेरा अनुभव है, जो आपका अनुभव, चूंकि मैं काम कर रहा था फील्ड में, आपका भी जो है आप उसको सर्वे कर रहे थे, देख रहे थे, आप काम में लगे थे, तो ये पास जो जारी नहीं किए, अगर ये हम लोगों को पास जारी कर दिए होते तो ये तमाम जो असुविधा हुई है ये असुविधा ना होती। तो सरकार ये चाहती है जो काम करने वाले हैं, जो कमजोरों और मजलूमों को अगर मदद करने वाले हैं, वो लोग गलत हैं और वो उन लोगों को जेल का दरवाजा दिखाया जाता है। हम कई बार हमारे ऊपर FIR हो गई। अभी हम जो गाड़ी से जा गए थे सामान बांटने, उसमें भी जरा से खैर पत्रकार लोग साथी आ गए तो नहीं चालान हो पाया, नहीं तो गाड़ी का मेरे चालान कर रहे थे। इस तरह की अव्यवस्था इस है। चूंकि अब हमें पास जारी नहीं हुआ था तो लखनऊ टीम के साथ में खड़ा होकर हमने काम किया। चूंकि उनको 2-1 पास जारी थे, 2-3 पास, तो उनके साथ में रहकर हमने काम कराया और लगातार काम करता चला रहा हूँ। अब थोड़ा सा इस बीच में चूंकि स्थितियां ऐसी हो गई है तो थोड़ा रुक के जाते हैं, एक दिन जाते हैं, दूसरे दिन फिर रुकते हैं, क्योंकि स्थितियां वो ज्यादा छानबीन कर रहे हैं लोगों की, तो दिक्कत पैदा हो रही है। लेकिन फिर भी कोशिश में करता हूं कि कितनी मदद कर सकता हूं वो करने का तैयार हूं। लेकिन ये जरूर है कि आपके माध्यम से मैं ये कहूंगा, सरकार पे कहूंगा कि जो तमाम खामियां आ रही हैं, अगर आप सिविल सोसाइटी वालों को अभी भी साथ ले लें, उनको पास जारी कर दें, जो आपका कोरोना वायरस का मामला ये भी ठीक हो जाए। जो लोग आने जाने वाले हैं उनको आप पास के माध्यम से उनको तुरंत पास मुहैया कराइए, कहीं भी कोई जा रहा है, और लेकिन उस पर जितनी रोक लगाए हो इसकी रोक को खत्म करो और उनको आने जाने दिया जाए। ठीक है, आप पास का माध्यम बनाइए, तुरंत उसको पास जारी करे जाए तो लोग ज्यादा नहीं निकलेंगे। जिनको जाना है वो ये आवश्यक के आधार पर निकलेंगे। दूसरा, जो सुविधा देनी है तो सुविधा देने के लिए आप पास बनवाइए, और हम लोग जो है अपने स्तर से तो करेंगे ही, लेकिन अगर आपके पास कुछ करना चाहते हो तो फिर आप साथ लेकर आप अपनी टीम को खड़ा करिए और हम लोग साथ साथ चलते हैं। और प्रतिनिधित्व का आधार पर बनाइए, प्रतिनिधित्व के आधार पर अगर इस देश को खड़ा करोगे, इस प्रदेश को, तो यह प्रदेश भी मजबूत होगा, देश मजबूत होगा। इस देश को की स्थिति बहुत अच्छी हो जाएगी। जो तमाम GDP की मामला है, ये जो तमाम खारिज हुआ है, ये सब ठीक हो जाएगा। ये मैं दावे के साथ कहता हूं कि जो बाबा साहब का फार्मूला था, जो प्रतिनिधित्व का आधार था, उसे तो इन्होंने खारिज किया था। अगर वो लागू होता तो आज हर स्तर पर सब लोग खुशहाल होते और ये देश मजबूती की तरफ जाता। मैं अपनी बात को यही रोकता हूँ। कुरेल साहब, बहुत ही अच्छी बात आपने कही है, बहुत अच्छी बात कही है। एक बड़ी ही गंभीर खबर आज आई है न्यूज़पेपरों में। जो हमारे उत्तर प्रदेश की सरकार है, उस सरकार के जो प्रमुख सचिव स्वास्थ्य हैं, उन्होंने एक बड़ा ही साजिशपूर्ण दावा किया है कि जितने भी लेबर आ रहे हैं, जितने भी मजदूर आ रहे हैं, उन मजदूरों में से करीब 25% मजदूर कोरोना पॉजिटिव हैं। अगर वो कोरोना पॉजिटिव होते तो वो इतने दिन जो भूखे चल रहे हैं, भूखे रह रहे हैं, अब तक वो लाश में तब्दील हो गए होते। सरकार के ये दावे कहीं ये तो कोशिश नहीं कर, इस कोशिश की वजह से तो नहीं की जा रही है कि अगर सरकार ये दावे करती है तो इसका मतलब ये है कि जो उस सरकार का निकम्मापन है, जो विफलता है, उस विफलता को इन मजदूरों के ऊपर सरकार थोपना चाहती है। अगर ऐसा करना चाहती है तो ये सबसे खतरनाक गेम है कि सारा का न तो उनको आप लाने की व्यवस्था कर पाए,
न उनके भोजन की व्यवस्था कर पाए। जब वो पैदल चल करके अपने घरों तक पहुंच गए हैं तो आप कह रहे हैं कि कोरोना पॉजिटिव हैं। तो कोरोना को लाया वुहान से किसने? कोरोना को आयातित किया किसने? कोरोना को हवाई जहाज से लाया किसने? कोरोना को लाए आप, करे कोई, भरे हम। ये साजिश है। इस साजिश का पूरी तरह से वाइस ऑफ मानवता मजम्मत करता है और ये कहता है कि आपके पास कौन से पैमाने हैं। आप कहते हैं कि हमने जो आरोग्य सेतु ऐप है और जो गांव में आशा वर्कर हैं, आशा वर्कर ने बताया कि ये कोरोना पॉजिटिव हैं। आपने कौन सी किट उनको दे दी कि जो आशा वर्कर अब कोरोना पॉजिटिव चेक कर लेंगी? बड़े बड़े हॉस्पिटल तो कोरोना पॉजिटिव होने की बीमारी चेक नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन आशा वर्कर जो हैं वो कोरोना पॉजिटिव चेक कर पा रही हैं। तो ये बड़ी साजिश है, मजदूरों को बदनाम करने की बड़ी साजिश है। आप हमें ये समय नहीं देता, समय इजाजत नहीं देता कि हम कार्यक्रम को बहुत आगे बढ़ाएं। आप सभी लोगों ने अपना बहुमूल्य समय दिया है। जो आपका काम है वो सराहनीय काम है और आपके काम में जो रोड़े अटक रहे हैं उसको हम देखते हैं प्रशासनिक तौर पे कैसे निपटा जा सकता है। नहीं प्रशासनिक तौर पे निपटा जाएगा तो लोकतंत्रात्मक तौर पे कैसे निपटा जा सकता है। उन सारे के सारे जो रोड़े अटक रहे हैं आपके मार्ग में, जो आप चैरिटी करना चाहते हैं, लोगों का पेट भरना चाहते हैं, उसमें जो रोड़े अटकाए जा रहे हैं उसको कैसे दूर किया जाएगा, उस पे हम काम करेंगे और रोड़े को निश्चित तौर पर अटकवाएंगे। आपका जो लक्ष्य है भूखे को भूखे नहीं, मजदूरों को भूखे नहीं सोने देना है। आपके लक्ष्य की प्रतिपूर्ति के लिए वाइस ऑफ मानवता आप सभी के साथ खड़ा है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। दुनिया के दर्शकों को, खास तौर से भारत के दर्शकों को, सभी को नमस्कार, सत श्री अकाल, सब्बा खैर, जय भीम। धन्यवाद सर, धन्यवाद, जय भीम।